हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें आपको चैप्टर 3 में कंप्लीट कराने वाली हूं। यहां पर इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूं, आज ये इसका पार्ट 2 है। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज इस चैप्टर का नाम है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर देख लेना। आज यहां पर इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूं। तो यहां पर मैं जो भी पढ़ा रही हूं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि अभी हमने पढ़ क्या लिया है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको पब्लिक सेक्टर और फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को समझा दिया था। आज जो पार्ट 2 बताने वाली हूं उसमें ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट, सॉरी चैप्टर 3 है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना, इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ना। तो चलिए बच्चों, हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस को समझते हैं कि क्या होती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखिए, ग्लोबल एंटरप्राइजेस को मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है। शॉर्ट में इन्हें MNCs भी कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा MNCs, या इनको ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये कंपनी वह कंपनियां होती हैं जिनके जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं ना, वो सेवरल कंट्रीज में होते हैं। इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, ऑफिसेज होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ये सारी चीज़ें इनकी रहती है, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो एक ही कंट्री में होता है, जिससे ये इनकॉर्पोरेट करती है, जिससे ये सब चीज़ों को देखती हैं। तो आप क्या समझे ग्लोबल एंटरप्राइजेस से? ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज वह कंपनी होती हैं जो इंटरनेशनली हर कंट्री में काम करती हैं। हर कंट्री में इनके ऑफिस होते हैं, हर कंट्री में इनकी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर ये काम करती हैं, लेकिन जो इनका हेडक्वार्टर होता है वो सिर्फ एक जो इनकी कंट्री है जहाँ से इनकॉर्पोरेट करती है वहीं पर होता है। समझ गए ये बात? अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, फिलिप्स, कोका कोला, सैमसंग और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब जैसे जो सैमसंग है, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में है, लेकिन जो उसकी ब्रांचेज हैं, जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, ऑल ओवर कई कंट्रीज में बनी हुई हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहा जाता है या मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसके जो फीचर हैं, देखो इसके फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीनेशनल कंपनी के। क्या कह रहा है पहला फीचर? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। देखिए इनके पास क्या होता है ना, बहुत सारा पैसा होता है। इनके पास पैसा आने के लिए इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो इनके फाइनेंस को बढ़ाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे वो अपने इक्विटी शेयर इशू कर सकती हैं, डिबेंचर लोन ले सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू वो पैसा कलेक्ट कर देती है। ठीक है, कभी भी जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, इनके पास फाइनेंस की, फंड की कमी नहीं होती। इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन। देखो जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती है ना, वो क्या करती हैं? अक्सर कोलैबोरेशन करती हैं। ठीक है, जैसे हम इंडिया का एक एग्जांपल लें तो फॉरेन कंपनी आई और उसने इंडिया में किसी प्राइवेट कंपनी के साथ या पब्लिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। उसने ये बोला कि हम अपनी जो एक्सपर्ट चीज़ें हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो मटेरियल हैं, वो आपको देंगे, आप उसे बनाकर मार्केट में सेल कर दो। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? यहाँ पे भी कंपनी खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब फॉरेन से एक्सपर्ट लोग आते हैं, कोलैबोरेशन होता है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारी लोकल चीज़ें हैं इन्हें और अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और फिर मार्केट में जो हमारी पब्लिक है उनको देते हैं। तो पब्लिक भी खुश हो जाती है, क्योंकि नई चीज़ जब उनको मिलती है तो वो और उसे ज़्यादा बाय करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे इंडिया में हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन जब ये हमारे इंडिया के साथ आकर जुड़ जाते हैं या हमारे इंडिया में आकर काम करते हैं या इंडिया में किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है ना, उन एडवांस टेक्नोलॉजी को हम भी यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन। These enterprises characterized by the highly sophisticated research and development department engage in the task of developing new product। मतलब इनके पास जो प्रोडक्ट होता है
वो पहले बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की जाती है, रिसर्च करने के बाद उस पर डेवलपमेंट का काम किया जाता है और फिर उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी क्वालिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब आप किसी नए चीज़ का इनोवेशन करते हो तो आपको उस पर पहले रिसर्च करना पड़ता है, तभी आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जिसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड होती है जो सिर्फ फॉरेन से ही मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ द ग्लोबल कंपनीज इज फार मोर इफेक्टिव देन अदर कंपनीज। देखो जो फॉरेन की कंपनीज होती है ना उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अलग होती है, वो इन्वेस्टमेंट करने से डरती ही नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज थोड़ा सा डरती हैं इन्वेस्टमेंट करने से, तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है जो बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देयर ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज। देखो जो इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है ना, इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो फिजिकल बाउंड्रीज से बहुत ज़्यादा आगे होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्केट को फैलाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते यार कि हम इस देश में जाएंगे तो यहाँ के देश के लोगों को तो हम बात पहचानते नहीं हैं, इनकी भाषा नहीं पहचानते, तो ये फिजिकल बाउंड्रीज से बहुत ज़्यादा आगे होती हैं और ये मार्केट में अपना नाम आगे फैलाना चाहती हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल होता है ना इनके हेडक्वार्टर के पास होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिस कंट्री में जो काम हो रहा है वो वहीं के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है। जो हेडक्वार्टर है वही बताता है कि किस तरीके से काम होगा, जिसके कारण इसकी इमेज अच्छी खासी होती है। तो ये हमने पूरा समझ लिया किस बारे में, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। अब इसी का नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ के सेपरेट वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि यदि मैं ये सोचूं कि हर टॉपिक के मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊँ तो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स बन जाएंगे। मेरा काम है कि आपको चैप्टर को कंप्लीट कराना। तो आप एक बार बैठिए, चैप्टर को समझिए, फिर जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस पर जाकर आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखो जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फर्म, ठीक है, when two or more independent firm together establish a new enterprises by pooling their capital, technology and expertise, it is known a joint venture। ठीक है, दो कंपनियां हैं, ठीक है, ये दोनों कंपनियां हैं, ये दोनों साथ में मिलकर जब काम करती हैं तो ये क्या करती हैं, मोर इफेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपर्ट लोग हैं, यहाँ पर भी एक्सपर्ट लोग हैं। जब ये साथ में आ गए तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हो गए। इसी तरह यहाँ इनके पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके पास भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ मिल गई तो और अच्छा काम हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कंपनी के पास ज़्यादा होती हैं, एक के पास कम होती हैं, या इनके पास ज़्यादा है उनके पास कम है, लेकिन जब वो मिलकर काम करती हैं तो उसे वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो बस यही जॉइंट वेंचर है, जब दो फर्म मिलकर काम करती हैं तो उन्हें जॉइंट वेंचर कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स कंपनी ऑफ जापान एस्टेब्लिश हीरो होंडा। देखो अभी के समय में तो हीरो और होंडा जो हैं वो अलग हो गए हैं, लेकिन पहले जब हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा उनकी सेल इंक्रीज हो गई थी। उसी तरह से मारुति और सुजुकी का भी एग्जाम्पल है, जब ये दोनों भी साथ में थे तब उनकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये एक बहुत अच्छे जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई जॉइंट वेंचर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की कंपनीज का ही हो, फॉरेन से भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर। देखो इंपॉर्टेंट है, ये दो टाइप के जॉइंट वेंचर होते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना, दो कंपनीज हैं वो साथ में खड़ी हैं लेकिन उनसे मिलकर एक कंपनी नहीं बनेगी, वो दोनों कंपनियां अलग ही रहेंगी, लेकिन वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर साथ में हैं। मतलब क्या है, उनकी ओनरशिप अलग अलग है। ठीक है, वो अपना अलग काम कर रहे हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये दोनों जॉइंट वेंचर के रूप में हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, इन द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ न्यू जॉइंट ऑन एंटिटीज नॉट क्रिएटेड। मतलब एक एंटिटी नहीं क्रिएट होती, देयर इज ओनली अ एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। ये सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं कि ये साथ में काम करेंगे। द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप, ये ओनरशिप
ओनरशिप भी शेयर नहीं करती हैं, लेकिन सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर, लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं। जो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, यदि आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे पीएनबी एंड मेटलाइफ, ठीक है, ये दोनों जॉइंट वेंचर में है। आपने कभी सुना है? नहीं सुना। ये सिर्फ अपने थोड़े थोड़े से एलिमेंट जो हैं आपस में शेयर करते हैं या इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो मार्केट में इन दोनों की अलग अलग पोजीशन है। इसी तरह से उबेर एंड वॉल्वो, ये दोनों भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसके, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 और मोर पार्टीज हैव कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग बिजनेस वेंचर। यहाँ पर दोनों पार्टीज का एक ही इंटेंशन है कि बिजनेस चले। अब जैसे ये उबेर है, ये अलग कंपनी है लेकिन इसने वॉल्वो के साथ कर रखा है, तो आप देखेंगे अधिकतर उबेर जो है उनके पास जो गाड़ियां होती हैं वो वॉल्वो ही होती हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, दोनों ही पार्टी थोड़े थोड़े इनपुट लगाती है। बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑफ द बिजनेस वेंचर, दोनों का एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा सा तो कंट्रोल रहता ही है। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज अ कैरेक्टर ऑफ द रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप का मतलब यह है कि इन्हें हर चीज़ों का हिसाब किताब एक दूसरे को नहीं देना पड़ता। क्लियर? अब यहाँ पर दूसरा कौन सा है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर ये है कि इसमें 2 कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन जाती है और सभी दोनों कंपनियां मिलकर जब एक कंपनी बनती है तो एक नई कंपनी फॉर्म होती है, उसका नया नाम रखा जाता है और सभी चीज़ें ये एक दूसरे से क्या करती हैं, शेयर करती हैं। चलो इन्हें पढ़ते हैं। An equity joint venture agreement is one of which separate business entity jointly owned by 2 or more parties is formed to the accordance with the agreement of the party। यहाँ पर प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ओनरशिप शेयर करती हैं। ठीक है ना, जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर था उसमें कोई भी ओनर नहीं होती थी, दोनों अपनी अपनी कंपनियों के ओनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड कंपनी बनती है उसके दोनों ओनर होते हैं। यहाँ पर जो कंपनी, ये कंपनी भी बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है, कोई ट्रस्ट भी बन सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, वेंचर कैपिटल फंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर एशिया इंडिया, ये इन दोनों में इक्विटी जॉइंट वेंचर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज ए एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और फॉर वन पार्टीज टू जॉइन ओनरशिप टू एग्जिस्टिंग एंटिटी। या तो क्या होता है, दोनों मिलके एक कंपनी बना लेंगे, या तो जो जिसकी एक कंपनी है वो दूसरा आकर उस कंपनी में मर्ज हो जाएगा। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, दोनों ओनर कहलाएंगे। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंटली ओन एंटिटी, दोनों अपने मैनेजमेंट को शेयर करेंगे। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एग्रीमेंट, यहाँ पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों फाइनेंशियली नीड को पूरा करें। ठीक है ना। शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जॉइंट वेंचर जो बनता है ना, वो प्रॉपर एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें बोथ पार्टीज सिग्नेचर करती हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें डिस्कस होती हैं ताकि आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि हो भी तो एग्रीमेंट हो दिखाने के लिए कि देखो इस तरीके से एग्रीमेंट हुआ था। क्लियर। अब यहाँ पर देखो उसके बेनिफिट बताए गए हैं, जॉइंट वेंचर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखो, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, जब 2 कंपनीज मिलकर काम करेंगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। लोग जो एक्सपर्ट हैं एक कंपनी के वो दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उन वहाँ एक्सपर्टीज मिलेगी। हो सकता है कुछ मशीनरीज इस कंपनी के पास नहीं है तो वो दूसरी कंपनी से मिलेगी तो वहाँ पर उसका काम बड़ा होगा। तो यहाँ पर रिसोर्सेज और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क, यहाँ पर क्या होता है, इनका अलग नेटवर्क है, इन कंपनी का अलग नेटवर्क है, तो दोनों कंपनीज के नेटवर्क जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर एसेस टू द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम 2 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है ना। इनोवेशन, नई चीज़ का इनोवेशन करती हैं बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी हो जाती है। ठीक है। तो ये तो बेसिक बेनिफिट हैं जो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे कि जब 2 कंपनीज मिलती हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है। जब आप इनको लर्न करेंगे
करेंगे तो इनके पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना, एक बार इनकी डिटेलिंग पढ़ लेना और फिर उसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि जब क्लास 10th में भी आप एग्जाम देने जाते होंगे तो आप पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाते होंगे, तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, ठीक है। अब वही लास्ट क्या है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। जब आप दो कंपनीज मिलकर कोई काम स्टार्ट करती है तो एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसका आज लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहा जाता है PPP, ठीक है। क्या कह रही है, द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एलोकेट द टास्क, ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स इन द ऑप्टिमम मैनर। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एक कंपनी है जो पब्लिक है, एक कंपनी है जो प्राइवेट है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है। अब ये पार्टनरशिप क्यों होती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, उनका रीडेवलपमेंट यदि करना है, ठीक है, तो क्या होगा, वो किसी प्राइवेट कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। क्या करेगी, पब्लिक कंपनी जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, प्राइवेट कंपनी को, कि भैया तुम इन स्टेशंस को बनाकर रीडेवलप करके हमको दो। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जाकर उसके डेवलपमेंट में काम करती है। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन मिलकर काम करती है और दोनों पार्टनरशिप करती है। उनमें एग्रीमेंट होता है कि तुम्हें ये ब्रिज बनाना है, लेकिन ये है तो पब्लिक का ही काम ना, पब्लिक सेक्टर का वर्क है, लेकिन वो किसको दे देती है कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट सेक्टर को। तो बस वही यहाँ पर बताया गया है। इसके यहाँ पर छोटे से देखो फीचर्स दिए हैं, फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, है ना, पार्टनरिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सुटेबल फॉर द बिग प्रोजेक्ट, पब्लिक वेलफेयर, एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन, जैसे दिल्ली मेट्रो है, इसका काम कौन कर रहा है, इसका काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा ही एग्जाम्पल, शेयरिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू इज शेयर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो दोनों एंटरप्राइजेस आपस में शेयर कर लेती हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आज हमने पूरा जो चैप्टर 3 है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को कंप्लीट कर लिया है। अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रही हूँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। लेकिन पहले हमारा काम है कि कॉन्सेप्ट को समझना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।